सेलिंग टू बाइजेंटियम एक बहुत ही फेमस पोएम है, विलियम बटलर येट्स का द्वारा लिखा गया। ये एक ओल्ड एज का ऊपर लिखा गया एक पोएम है, जहाँ पे जो स्पीकर है वो एक ओल्ड मैन है और वो बहुत ही दुख करते हैं, अफसोस करते हैं कि उनका जो कंट्री है वो और ओल्ड मैन का मतलब ज़िंदा रहने लायक कंट्री नहीं बचा। ये कंट्री सिर्फ यूथ को सेलिब्रेट करता है, लव को सेलिब्रेट करता है, वाइटैलिटी को सेलिब्रेट करता है। ओल्ड मैन को यहाँ पे बस एक बर्डन देखा जाता है, बस एक बोझ की तरह देखा जाता है, वर्थलेस देखा जाता है। तो इसीलिए ये जो स्पीकर है ये सोचते हैं अब मैं चल जाऊँगा बाइजेंटियम में, और बाइजेंटियम में जा कर के वहीं मैं वहाँ पे जो सेजेस है, एंशियंट सेजेस है, उनसे मैं अपना सोल को सही गाइडेंस लूँगा उनका सॉन्ग सुन करके। और वहाँ मैं गोल्डन, यहाँ डेथ के बाद मैं वहाँ का एक गोल्डन बर्ड बन जाऊँगा, जो हर गुजरता हुआ शख्स को, बाइजेंटियम से गुजरता हुआ लॉर्ड्स एंड लेडीज़ को मैं अपना सॉन्ग सुनाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस सुनाऊंगा और एक इमॉर्टैलिटी का एक ब्रिज में बनाऊंगा। ये है पूरा सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ मतलब डिटेल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। ओके, तो ये सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1927 में। ठीक है, कहाँ ये पब्लिश हुआ था? स्टोरीज ऑफ रेड हैंडरहन एंड द सीक्रेट रोज, ये इस नाम का एक स्टोरी था W.B. येट्स का। ये रिप्रिंट हुआ था एक्चुअली 1927। वहाँ पे सबसे पहली बार सेलिंग टू बाइजेंटियम ये पोएम पब्लिश हुआ था। और बाद में इसको जो येट्स का जो पोएट्री कलेक्शन, बहुत ही फेमस पोएट्री कलेक्शन है द टावर, उसमें भी इसको इंक्लूड कर लिया गया। 1928 में ये पोएट्री कलेक्शन टावर पब्लिश हुआ था, उसमें ये सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम को इंक्लूड किया गया था। अब इसका फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है। ठीक है, और हर स्टैंजा 8 लाइन से बना हुआ है, तो टोटल 32 लाइन का पोएम है। 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है, हर स्टैंजा में 8 लाइन है, और आठों का आठों लाइन किस में लिखा हुआ है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कौन सा राइम स्कीम फॉलो करता है? ये ओटावा राइमा फॉलो करता है। ओटावा राइमा यानी आपका 8 लाइन का जो राइम स्कीम होता है। ओटावा यानी 8, राइमा यानी राइम। ठीक है, तो 8 लाइन का जो राइम स्कीम होता है, ये एक्चुअली नैरेटिव मतलब पोएम लिखने का बहुत ही पुराना, ये एक बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस, बहुत ही इजी एक राइम स्कीम है। इसको सबसे पहले यूज़ किया था इटालियन ऑथर बोकाशियो ने। ठीक है, उसका बाद से ये फेमस है। तो नैरेटिव स्ट्रक्चर लिखने के लिए, कोई नैरेटिव पोएम में, कोई लंबा पोएम लिखने के लिए इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो यीट्स ने भी यही ओटावा राइम को यूज़ किया गया। इसका राइमिंग स्कीम है A B यानी ऑल्टरनेट राइम चलता है पहला 6 लाइन तक A B और फिर आखिरी जो 2 लाइन है वो राइमिंग कपलेट जैसा बन जाता है C। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ समझने वाला है कि ये सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये बाइजेंटियम में सचमुच में सेल नहीं कर रहे। ये स्पीकर है ये सचमुच में समंदर पार करके बाइजेंटियम शहर में जा नहीं रहे, क्योंकि वो नहीं जा सकते। बाइजेंटियम शहर ही अभी बाइजेंटियम नाम से नहीं परिचित है। खैर, उसके बाद में मैं आपको बाद में डिटेल्स में पोएम में जब लाइन एनालिसिस में जाऊँगा तब समझाऊंगा कि कैसे ये सिंबल अनफोल्ड करता है। ठीक है, बस फिलहाल बस इतना समझ रखिए कि जो बाइजेंटियम है ये सचमुच का एक सिटी में जर्नी को नहीं डिस्कस कर रहा। ये एक्चुअली एक मेटाफोरिकल जर्नी समझा रहा है। कहाँ से कहाँ तक का जर्नी? एफिमेरल ह्यूमन लाइफ, यानी ये जो नॉन परमानेंट ह्यूमन लाइफ है ना, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का ह्यूमन लाइफ है, वहाँ से या मॉर्टेलिटी से ये कहाँ जर्नी है? इमॉर्टेलिटी तक। ठीक है, ह्यूमन लाइफ से ये डिवाइन लाइफ तक। ठीक है, अर्थली वर्ल्ड से हेवनली वर्ल्ड तक, ये जो एक मेटाफोरिकल जर्नी है, एक जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो उसका ही एक सिंबल है बाइजेंटियम। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब आइए लाइन बाय लाइन हम लोग इस पोएम को समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। देखिए, जो शुरुआत का ही मतलब लाइन है ना, वहीं से आपका पोएम का टोन सेट हो जा रहा। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, वो है ना, कोई ओल्ड मैन के लिए देश नहीं है। वो जो देश है वो, उसमें ओल्ड मैन के लिए, बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वो देश यानी स्पीकर की कौन देश का बात करे? कोई विदेश का बात करे? कोई फॉरेन, कोई एलियन जगह का बात करे? नहीं जी, वो अपने ही देश का बात कर रहे हैं, अपना ही मदरलैंड, अपना ही कंट्री। यहाँ पे देखा जाए तो आयरलैंड, क्योंकि W.B. येट्स भी आयरलैंड से बिलोंग करते थे, तो हम लोग उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो अपना ही देश का बात कर रहे हैं, तो फिर दैट क्यों दिया गया? देखिए, जब भी वर्ड दैट दिया जाता है ना, दैट मतलब समथिंग ऑफ फार, समथिंग अवे, समथिंग रिमूव्ड, है ना। अगर क्लोज कुछ चीज़ को समझाया जाता है, या आपका आपका अटैचमेंट है, ऐसा कोई चीज़, आपका बिलोंगिंग है, ऐसा कोई चीज़ को समझाया जाता है, हम लोग दिस वर्ड यूज़ करते हैं, THIS, दिस। लेकिन यहाँ पे दिस तो यूज़ किया नहीं गया, यहाँ पे दैट यूज़ किया गया। तो पहला ही वर्ड से यहाँ पे समझा दिया गया कि देर इज अ सेंस ऑफ सेपरेशन, देर इज अ सेंस ऑफ एलिनेशन। ठीक है ना, कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, कोई कनेक्शन, कोई बॉन्ड, कोई अटैचमेंट तो है ही नहीं। एक सेपरेशन काम कर रहा है। क्यों सेपरेशन काम कर रहा है? क्योंकि स्पीकर, वो जो खुद स्पीकर खुद एक ओल्ड मैन है, और
ये काफ़ी सोचने वाला बात है कि जब गेट्स ने ये पोएम लिखा था तब उनका भी उम्र लगभग लगभग 60 साल हो रहा था, तो वो खुद भी सचमुच में फील कर सकते थे कि क्या एक ओल्ड मैन के लिए दुनिया कैसा दिखता है या ओल्ड मैन का कंसेप्शन कैसे चेंज होता है। तो इसमें उनका पर्सनल भी कुछ अंडरटेकिंग भी है। ओके, तो दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। तो ये जो देश है ना, ये ओल्ड मैन के लिए नहीं है, ये सिर्फ यूथ को सेलिब्रेट करता है, ये सिर्फ लाइफ को सेलिब्रेट करता है। जो बूढ़ा है उसको ये लोग वर्थलेस समझता है, ठीक है, उन लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता। तो ओल्ड मैन के लिए और इस देश में सम्मान के साथ जीना पॉसिबल ही नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्रीज, ठीक है। तो ये देश में कौन चीज़ अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या देश किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहा? इट इज़ ऑब्वियसली गिविंग मोर emphasis on the beautiful, the youth, the vitality. Okay, the young in one another young मतलब यहाँ young people का बात किया जा रहा है, young men and young women का बात किया जा रहा है, lovers का बात किया जा रहा है। in one another's arm, तो एक दूसरे के बाहों में है lovers, lover और beloved दोनों ही young है, एक दूसरे के साथ वो प्यार से मतलब embrace किए हुए हैं। birds in the trees, trees में जो है ना पंछियाँ है वो गाना गा रही हैं। लेकिन अब समझने वाला बात है, अब देखिए द यंग इन वन अनदर स्वम, इसमें आपका एक यूथ का इमेजरी है। बर्ड्स इन द ट्रीज, इसमें भी एक लाइफ का इमेजरी है। लेकिन ठीक इसका बाद में, इसका ठीक बाद में ही क्या पोएट बताते हैं, दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग। ये डाइंग जनरेशन देने का मतलब क्या है? ये डाइंग जनरेशन देने का साथ साथ पोएट यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ का सिंबल तो है ये जो बर्ड्स है, ये जो यंग पीपल है, दे आर लिवली, दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर फुल ऑफ वाइटैलिटी, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ। दैट इज ट्रू। लेकिन ये स्ट्रेंथ उनका परमानेंट नहीं है, ये लाइफ उन लोगों का परमानेंट नहीं है, ये ब्यूटी भी उन लोग का परमानेंट नहीं है। एक दिन वो लोग को भी डेथ का आमने सामने आना होगा। आज जैसे स्पीकर बूढ़े हो गए हैं, वो ओल्ड एज उनको सफ़र, ओल्ड एज के थ्रू वो सफ़र कर रहे हैं, डेथ का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमेशा ऐसे नहीं थे, एक दिन वो भी यंग थे। जैसे आज यंग लवर बिलवेड एक दूसरे के बाहों में हैं, वो लोग जैसे लव फील कर रहे हैं, वो लोग जैसे एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये स्पीकर भी कुछ साल पहले ऐसे ही हालत से गुजरे हुए हैं। तो चाहे वो बर्ड हो, सिंगिंग बर्ड हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, लवेबल ह्यूमन बींग्स, किसी का भी जो यूथ है या किसी का भी जो स्ट्रेंथ है ना, किसी का भी चार्म है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो फॉरएवर नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही जल्दी फ्लीट कर जाता है। दैट इज़ अ फ्लीटिंग, दैट इज़ अ एस्केपिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यही वो समझाने का कोशिश करती है, डाइंग जनरेशन की एक दिन डेथ उसका भी होगा, वो बर्ड का भी डेथ होगा, ठीक है। और सिर्फ एक बर्ड का डेथ नहीं होगा, इसलिए डाइंग जनरेशन मतलब बर्ड का जो पूरा जनरेशन है, एक बर्ड मरेगा उसका बाद दूसरा बर्ड पैदा होगा, वो भी बर्ड कुछ दिन बाद मरेगा, फिर दूसरा पैदा होगा। तो जितना भी जनरेशन है ना, जितना भी स्पीशीज है, जितना भी क्रीचर है, जो भी कुछ जिंदा है आसपास हम लोग देख सकते हैं, सब कोई एक दिन मृत्यु होगा। और यही मृत्यु का ट्रेडिशन चलते जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, एट देयर सॉन्ग। तो यहीं पे क्या हुआ है, तो मतलब एक देखिए, एक तरीके से इसको बीच में है ना ज़बरदस्ती घुसा दिया गया। द बर्ड्स इन ट्रीज एट देयर सॉन्ग, डायरेक्टली ये लिखा ही जा सकता था। ये लिखने का वजह क्या किया, बर्ड्स इन द ट्रीज को अलग कर दिया गया, एट देयर सॉन्ग को अलग कर दिया, बीच में घुसा दिया गया दोज डाइंग जनरेशंस। इसका मतलब क्या कि बर्ड्स का सॉन्ग सुन करके, बर्ड्स का सॉन्ग तो बहुत लिवली है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वही सॉन्ग का अंदर ही आपको सुनाई देता है डेथ का भी एक प्रतिध्वनि, डेथ का भी एक इको आपको सुनाई देता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कानों से सुने तो, अगर आप डेथ को कंटेम्पलेट करें तो आपको समझ में आएगा कि बर्ड का जो सॉन्ग है ये जस्ट अ टेम्पररी सॉन्ग। ओके, कुछ दिन बाद ये उसका वोकल पावर भी खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बाद उसका ये जो प्लेजर गिविंग कैपेसिटी है ये भी खत्म हो जाएगा। तो हर लाइफ फॉर्म, लिवली फॉर्म, आज जो ब्यूटीफुल है, आज जो लिवली है, आज जो यंग है, उसी चीज़ का अंदर एक डेथ का भी शैडो छुपा हुआ रहता है, जो कि कोई लोग देख नहीं पा रहा। आज का मॉडर्न वर्ल्ड, आज का कंटेम्प्रेरी यंग वर्ल्ड उसको नहीं देख पा रहा। दे आर अनअवेयर ऑफ देयर मोर्टैलिटी। अच्छा, इसी पॉइंट में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बर्ड्स या एनिमल्स, ये लोग क्या होता है, दे आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ मोर्टैलिटी। उन लोग को पता नहीं है कि डेथ क्या है, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कंप्लीटली अननोन। बट ह्यूमन बींग्स को लेकिन एक ही आप लॉजिक से क्लीन शीट नहीं दे सकते। ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों को तो बहुत बढ़िया से पता है कि डेथ क्या है, मोर्टैलिटी क्या है, और हर इंसान को पता है कि वो एक दिन मरेगा, ज़रूर से ज़रूर मरेगा, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं होगा। तो बर्ड्स तो चलो फिर भी ठीक है, बर्ड्स को क्लीन शीट दिया जा सकता है कि वो लोग को, बर्ड्स को, एनिमल्स, लोगों को पता नहीं है डेथ क्या है, तो ये लोग अपना आराम से सिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंसान,
यंग मैन जिसको पता है कि कुछ दिन बाद मैं भी ओल्ड बनूंगा, कुछ दिन बाद मेरे ऊपर भी डेथ का साया आएगा, वो कैसे ओल्ड मैन को इग्नोर कर सकता है? ये तो क्राइम का बराबर है ना। The salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl commend all summer long. Okay? तो सैमन फॉल्स मतलब यहाँ वाटरफॉल्स है। सैमन मतलब एक मछली का बात किया जा रहा है, तो सैमन फॉल्स यानी ऐसा एक वाटरफॉल जहाँ पे आपको काफ़ी सारा सैमन मछली उछलती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे एक तो दोनों चीज़ का सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया, एक तो वाटरफॉल्स, ठीक है, तो वाटरफॉल्स इज इटसेल्फ अ सिंबल ऑफ फ्लोइंग लाइफ, ठीक है, क्योंकि वाटर इज व्हाट शुड आई से, वाटर इज द जेनेसिस ऑफ ऑल लाइफ, पानी से ही हर प्राण का शुरुआत है। तो वाटर, एक तो जो वाटरफॉल है, जो फ्लो है, वो एक लाइफ का फ्लो को सिंबलाइज कर रहा है। वाटर खुद एक बहुत बड़ा सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी या जेनेसिस है, ठीक है। और फिर सैमन, ठीक है, तो ये भी एक लिविंग, आई मीन मूविंग, वाइटैलिटी, एकदम डायनामिक वाला एक लाइफ फॉर्म को समझा रहा। तो कितना सारा चीज़ एक साथ है, मतलब हर जगह में लाइफ एकदम फूट फूट के निकल रहा है, ठीक है ना। द मैकरल क्राउडेड सीज, जितना जितना सी है ना, सी में बड़े पड़े है क्या, मैकरल्स। मैकरल भी एक तरीके का ऑयली फिश होता है जो आपको सी ओशंस में मिलता है जनरली, ठीक है। तो मैकरल क्राउडेड मतलब पूरा भरा हुआ है, ठीक है, जहां देख रहे हो वहां मैकरल। तो हियर इट इज कीट्स इज, सॉरी नॉट कीट्स, माय बैड, यीट्स, डब्ल्यू बी यीट्स। यीट्स इज ट्राइंग टू शो द इमेजेस ऑफ अबैंडेंस, ठीक है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा एबेंडेंट है लाइफ, कितना ज़्यादा लग्जूरियंट है लाइफ, ठीक है। जहाँ भी आप देख रहे हैं लाइफ, जहाँ भी आप देख रहे हैं ग्रोथ, जहाँ भी आप देख रहे हैं एबेंडेंस, कहीं पे भी डीके, कहीं पे भी डिस्ट्रक्शन है ही नहीं। ओके। फिश, फ्लैश और फाउल, चाहे वो फिश हो चाहे वो फ्लैश हो, फ्लैश यानी कोई भी आपका मांस, ठीक है, कोई भी फिश का ही क्यों ना हो या बर्ड का ही हो या जानवर का हो, कोई भी फ्लैश मतलब कोई भी किसी का भी जो मीट या मांस रहता है, ठीक है ना। और फाउल, फाउल यानी बर्ड, ठीक है, तो फिश हो, बर्ड हो या कोई भी तरीके का जानवर का मांस से क्यों ना हो, कमेंड। और ये सारा क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ भी फिर से आपका एक तरीके से एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक सिंबल है, ठीक है ना, एक तरीके से एक लिवली वर्ल्ड का एक सिंबल है ना। प्लेजरेबल या कंज्यूमेबल वर्ल्ड का एक सिंबल है कि ये सब चीज़ मटेरियलिस्टिक है, ये सब चीज़ को कंज्यूम किया जा सकता है, ये सब चीज़ यूथफुलनेस को दर्शाते हैं, लाइफ को दर्शाते हैं, एबंडेंस ऑफ क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं, ठीक है। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, ठीक है। तो ये कमेंट मतलब है आपको प्रेज करना, ठीक है, तो ये सारा प्रेज कर रहे हैं, ये सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑल समर लॉन्ग, पूरा समर तक, ठीक है। अच्छा, समर भी, अब मज़ा का बात ये है, आप ध्यान देखिए, वर्ड मतलब ये जो सीज़न को भी चूज़ करे वो भी कितना मतलब बुद्धिमानी से वो चूज़ कर रहे हैं, समर। समर सीजन को हमेशा खास करके वेस्टर्न आइडियोलॉजी में या वेस्टर्न लिटरेचर में समर और स्प्रिंग, ये दोनों सीजन को हमेशा सिंबल ऑफ लाइफ, सिंबल ऑफ प्रोडक्टिविटी, सिंबल ऑफ एबंडेंस के तौर से दर्शाया जाता है, जहां पर विंटर को हमेशा ठीक उसका ऑपोजिट यानी कि डेथ, डिस्ट्रक्शन, डीके, ठीक है, ये सब चीज़ का डेंजर, ठीक है, ये सब चीज़ का सिंबल के तरह से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे वो समर का बात करें कि पूरा समर तक सब कोई प्रेज कर रहा है, सब कोई अप्रिशिएट कर रहा है, किस चीज़ को, फिश को, फ्लैश को, फाउल को, बर्ड सॉन्ग को, लवर को। तो मतलब सब कोई लाइफ का सेलिब्रेशन में लगा हुआ है, सब कोई प्रोडक्टिविटी, एबंडेंस, वाइटैलिटी का वर्शिप में लगा हुआ है, ठीक है। कितना, लेकिन ये भी थोड़ा सा छोटा सा वो हिंट दे के गए हैं, ऑल समर लॉन्ग, पूरा समर। एक बार भी वो लेकिन ईयर नहीं बोले, साल नहीं बोले, क्योंकि पूरा साल में सिर्फ समर, सिर्फ खुशियाँ, सिर्फ लाइफ नहीं आती, यहाँ डिस्ट्रक्शन भी आता है, लेट ऑटम भी आता है, विंटर भी आता है, जहाँ सब लाइफ फॉर्म्स रुक जाता है। तो गिट्स ने वही समझाने की कोशिश किया है कि तुम सिर्फ समर पे फोकस कर रहे हो, विंटर पे तो कोई फोकस नहीं कर रहे हो। हालांकि सबको पता है कि ईयर में समर सिर्फ नहीं रहता, समर के बाद विंटर भी आता है, ये जानने के बावजूद वो लोग सिर्फ समर का प्रोडक्टिविटी को ही फोकस कर रहे हैं। सो द यंग मैन और द यंग वर्ल्ड, ओके, और द वर्ल्ड फुल ऑफ लाइफ यहाँ पे दोषी है, इट इज गिल्टी। किस दोष से दोषी है, नेग्लेक्ट करने को, टू नेग्लेक्ट द रियलिटी ऑफ डेथ, टू नेग्लेक्ट द रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, बिगॉटन मतलब होता है आपका टू मतलब बॉर्न, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन का थ्रू क्रिएट होना, ठीक है। जितना भी क्रिएचर्स है, जितना भी लिविंग बींग्स है, सब कोई रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन का थ्रू वो लोग अपना एक ऑफस्प्रिंग रख के जाते हैं। जैसे मैन आपका ह्यूमन बींग हो, वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका बेबी होते हैं। फिर जितना क्रीचर हो गया, बर्ड्स, फिश,
जो भी जितना भी क्रिएचर है सबको रिप्रोडक्शन करता है और अपना एक प्रतिनिधि रख के जाता है, नेक्स्ट जनरेशन छोड़ के जाता है। तो वॉट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाई, सो जो जिसका भी जन्म होता है मृत्यु उसका लिखित है, मृत्यु उसका होना ही होना है। तो यहाँ पे फिर से ईट्स एक बार वही काम कर रहे हैं कि जो एबंडेंस का इमेज है, जो लाइफ का इमेज है, जो वाइटैलिटी का इमेज है, उसमें वो बहुत सटल तरीके से डेथ का भी इमेज को घुसा दे रहे हैं। वो यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ एंड डेथ आर नॉट टू अपोजिट थिंग्स बट अ कॉम्प्लीमेंटरी थिंग। अगर आपको लाइफ मिल रहा है तो डेथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लाइफ का साथ साथ ही आपको डेथ भी मिल रहा, ठीक है ना। और अगर आपको डेथ हो रहा है इसका मतलब आपको लाइफ ऑलरेडी मिल चुका है। दीज टू आर द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे आर नॉट द एनिमीज ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के ये शत्रु नहीं है, एक दूसरे के ये दुश्मन नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी करते हैं ये, है ना। ये कीट्स समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, caught in that sensual music all neglect monuments of unaging intellect, ठीक है। तो वही जो सेंशुअल म्यूजिक है ना, अब सेंशुअल म्यूजिक मतलब क्या, सेंशुअल म्यूजिक मतलब ऐसा एक म्यूजिक, ऐसा एक सॉन्ग, ऐसा एक ट्यून जो आपका सेंसेस को अपील करते हैं। सेंस यानी जो भी ह्यूमन बींग्स का जो 5 सेंसेस है, ओके, दैट साइट, ओके, और विजन, आप फिर हियरिंग, स्मेलिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग, ये जो 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस का थ्रू हम लोग अपना आसपास का जो वर्ल्ड है उसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा म्यूजिक जो वो सेंसेस को अपील करे, ठीक है। तो मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ओके, आप चार पास जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी स्मेल कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, all of these things are related to your materialistic things, okay, or your consumable nature, ठीक है ना। तो वहीं अब यहाँ म्यूजिक मतलब क्या सचमुच में कोई म्यूजिक बज रहा है, मे बी और मे नॉट बी। मे बी मैंने क्यों बोला, क्योंकि म्यूजिक एक तरीके से आपका रेफर करता है थोड़ा सेकंड लाइन में ही जो था बर्ड्स इन ट्रीज, ठीक है। बर्ड सॉन्ग कर रहे थे ना, लेकिन बर्ड सॉन्ग क्या था, उसको भी हम लोग एक तरीके से सेंजुअल म्यूजिक बोल सकते हैं, क्योंकि बर्ड का जो मीठा मीठा सॉन्ग है वो भी आपका जो कान का सेंस है, जो हियरिंग सेंस है, उसमें अपील करता है। तो दैट इज अ सेंशुअल म्यूजिक, एंड वट एवर इज सेंशुअल दैट इज इम्पर्मानेंट, ठीक है। यहाँ पे येट्स सेंशुअल म्यूजिक को क्यों यहाँ पे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि सेंशुअल म्यूजिक आपका बहुत लुभावना तो है, बहुत अट्रैक्टिव तो है, उसको मतलब जो भी चीज़ आपको सेंसेस में अपील करते हैं, आपको वो चीज़ को पाने में बहुत मज़ा आता है, बट दैट के नॉट गारंटी यू परमानेंस, दैट इज इम्पर्मानेंट। ये कोई नहीं समझता कि चाहे कोई भी सेंशुअल चीज़ में एंजॉय करो, वो बस थोड़ा ही देर के लिए है, ठीक है। चाहे वो कितना भी बढ़िया चीज़ हो, वो थोड़ा ही देर के लिए है। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग लास्ट फॉर एवर। ये चीज़ कोई सब लोग मतलब रियलाइज करना भूल जाते हैं, इसीलिए तो बोला कॉट इन दैट सेंस। सब कोई लोग जैसे सेंसुअल म्यूजिक में सेंसेस का प्यार के पीछे पागल हो गए हैं, ठीक है। वो लोग को सेंस का आगे कुछ दिखता ही नहीं, मटेरियलिज्म का आगे कुछ दिखता ही नहीं, डेथ जैसे वो लोग को दिख ही नहीं रहा। ऑल नेग्लेक्ट, सब कोई इग्नोर कर रहे हैं। क्या इग्नोर कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। अब मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट मतलब क्या, मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है आपका बहुत बड़ा बड़ा कोई आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ठीक है, कोई मेमोरियल समझ लीजिए, हाँ। ऑफ अनएजिंग, अनएजिंग यानी अनडीकेइंग, जिसका कोई डीके नहीं है, जिसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, जो इमॉर्टल है, ठीक है, जो एवरग्रीन है, जो नेवर एंडिंग है। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता, ठीक है। विजडम, इंटेलेक्ट यानी यहाँ विजडम। तो सब कोई क्या कर रहे हैं कि एक विजडम को वो लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। कैसा विजडम, अनडिकेइंग विजडम, अनडिस्ट्रक्टिव विजडम, कंटिन्यूअस विजडम, ठीक है। तो ये विजडम जो है एक यूनिवर्सल विजडम है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको कभी जो कभी पेरिश नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्या वो ट्रूथ है, वो ट्रूथ ये है कि लाइफ इटसेल्फ इज इम्पर्मानेंट, डेथ इज इनएविटेबल। लाइफ खुद ही परमानेंट नहीं है, लाइफ खुद ही कुछ दिनों का है। तो इस कुछ चंद दिनों का लाइफ में अगर सिर्फ सेंजुअल प्लेजर में खुद को सीमित कर लिए तो तुम्हारा कुछ तुम कर भी नहीं पाओगे अपना लिए, और वो चंद दिन जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे पास कुछ रहेगा भी नहीं। तो तब विजडम क्या है, विजडम ये है कि जितना दिन तुम रह रहे हो इस अर्थ में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस शॉर्ट लिव्ड वर्ल्ड में, तुम क्या करो कि सेंजुअल प्लेजर को अवॉइड करो, सेंजुअल प्लेजर में पूरा तुम मोहित मत हो जाओ। तुम क्या करो, यू डू समथिंग विच विल एनहांस योर सोल, विच विल एनरिच योर सोल। तुम्हारा
आत्मा, तुम्हारा स्पिरिट, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा सोल को जो एनरिच कर सकता है, वैसा कुछ काम करो। अपना विजडम को बढ़ाओ, अपना सेंसेस को मत बढ़ाओ, अपना इंटेलेक्ट को बढ़ाओ, ठीक है, अपना ग्रेटिफिकेशन को मत बढ़ाओ, अपना इंजॉयमेंट को मत बढ़ाओ, अपना सोल को तुम एनरिच करो, अपना बॉडीली प्लेजर को उतना ध्यान मत दो। लेकिन आजकल कोई ये जो बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको कोई मान ही नहीं रहा, कोई किसी को ये ट्रूथ दिख ही नहीं रहा। सब तो सेंजुअल प्लेजर में मंझे हुए हैं, सब तो लाइफ का उत्सव में मंझे हुए हैं, किसी को दिख ही नहीं रहा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। एन एजेड मैन इज बट अ पैल्ट्री थिंग, अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। तो एक एजेड मैन, जो एक वयस्क आदमी है, जो एक बूढ़ा आदमी है, वो क्या है? वो एक बहुत ही पैल्ट्री यानी यूजलेस, वर्थलेस, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। तो एक एजेड काफ़ी वीक भी समझाया जा सकता है, पैल्ट्री का थ्रू वेरी वीक या इनसब्सटैंशियल भी समझाया जा सकता है। ओके, तो एक एजेड मैन, जो वयस्क मैन है ना, वो क्या है? वो देखिए यहाँ थिंग का यूज़ किया है। अब वर्ड चॉइस को सिर्फ देखिए, यीट्स का वर्ड चॉइस को देखिए। थिंग, अब थिंग मतलब क्या? नॉन लिविंग। लेकिन यहाँ बताया गया है एजेड मैन। अब भले ही मैन एजेड हो, लेकिन अभी भी मैन तो है ना, ह्यूमन बीइंग तो है, लिविंग है। तो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग को आप नॉन लिविंग कैसे दर्शा दे सकते हो? इसका मतलब है कि कोई भी आजकल का मॉडर्न वर्ल्ड या यंग वर्ल्ड एक वयस्क आदमी को इंसान समझता ही नहीं है, उसको एक नॉन लिविंग थिंग जैसा ट्रीट करता है, ठीक है, उसको एक इनह्यूमन चीज जैसा ट्रीट करता है, ठीक है, उसको कोई इंसानियत का कोई वजूद ही नहीं देता, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करता, ठीक है। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, ठीक है, टैटर्ड का मतलब आपका हो गया है श्रेडेड, मतलब बहुत पुराना फटा फटा हुआ ऐसा कपड़ा, ठीक है, कोट। अपॉन अ स्टिक, एक स्टिक के ऊपर, एक लाठी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ऐसा बहुत ही पुराना बेकार सा फटा फटा हुआ कोट लटका दो, तो बस वैसा ही है। वैसा ही क्या है? एक एजेड मैन वैसा ही है। क्यों? अब फटा हुआ कपड़ा को यहाँ पे इक्वलाइज किया गया वीक एंड नॉन ब्यूटीफुल बॉडी के साथ, ठीक है। जो एज का साथ साथ क्या होता है, आदमी का जो बाहरी जो सौंदर्य है वो खत्म हो जाता है, जो शारीरिक सक्षमताएं हैं वो दुर्बल होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए कोट यानी यहाँ एक्सटर्नल फीचर, योर बॉडीली फीचर्स, ठीक है, तो वहाँ इसको यहाँ पे कोट बोला गया, ठीक है। और वो कोट कैसा है? बहुत ही बेकार है, टूटा फूटा है, क्योंकि ओल्ड बॉडी भी ऐसा ही है। अपॉन अ स्टिक, वो सिर्फ एक स्टिक के ऊपर लटका हुआ है। अच्छा, स्टिक क्यों बोला गया? क्योंकि ओल्ड मैन जनरली काफ़ी लीन एंड थीन होते हैं, तो एक उस चीज़ को समझाया गया। और एक दूसरा चीज़ ये भी समझाया गया कि स्टिक क्या होता है, मतलब अगर सिर्फ एक स्टिक के ऊपर आप कोट लटका दोगे तो वो कोट भले लगेगा कि कोट कोई पहना हुआ है, लेकिन अंदर कोई इंसान है थोड़ी, अंदर तो सिर्फ एक स्टिक है। तो ये हो गया कि विदाउट या हॉलोनेस, एक हॉलोनेस को समझा था कि अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, कोई सत्य चीज़ नहीं है, कोई मतलब वर्दी चीज़ है ही नहीं अंदर। तो ठीक वैसे ही एजेड मैन भी वैसा ही है। एजेड मैन को कोई वर्दी समझता ही नहीं। एजेड मैन को समझता है कि ये तो बस एक बूढ़ा, एक बस एक वेस्ट है, इसका अंदर कुछ जान नहीं बचा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं बचा, जितना जल्दी मरे उतना बढ़िया। ऐसा ही सोच हो गया है, ठीक है ना। अनलेस, अनलेस यानी इफ नॉट, अगर, बस एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि एक एजेड मैन को कुछ सम्मान, कुछ वर्थ, कुछ वैल्यू मिल सकता है, अगर वो क्या करे? सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। अब देखिए क्या बताया गया। अगर सोल, जो अंदर का सोल है ना, वो अगर इसको, उसका सोल अगर ताली बजाए। अब देखिए सोल को यहाँ पे क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया कि सोल कोई बॉडी तो है नहीं, सोल कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, सोल तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है ना। सोल को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, सुन नहीं सकते, तो सोल एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है। बट यहाँ पे उसको एक रियल ह्यूमन बॉडी का जैसा तुलना किया गया कि वो अपना हाथ से ताली बजा रहा है और गाना गा रहा है। देखिए गाना का यहाँ पे, सॉन्ग का है ना, यहाँ पे बहुत सिंबॉलिक यूज किया गया है ईट्स ने। आप देखिए शुरू से सॉन्ग बार बार आ रहा है, पहले बर्ड सॉन्ग आया, फिर सेंशुअल म्यूजिक आया, अब आ रहा है सोल का सॉन्ग आ रहा है। अब देखिए सोल जो गाना गा रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है जो सेंशुअल म्यूजिक है, जो वर्ल्ड का जो सेंशुअल म्यूजिक है, जो बर्ड का जो सॉन्ग है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब टेम्पररी है, ठीक है, इनको कोई परमानेंट वैल्यू नहीं है। लेकिन सोल जो गाना गा रहा है उसका लेकिन परमानेंट वैल्यू है। व्हाई? बिकॉज सोल इटसेल्फ इज परमानेंट, सोल इटसेल्फ इज इनडिस्ट्रक्टिबल, सोल का कोई विनाश नहीं है। तो जो चीज़ खुद अविनश्वर है उसका द्वारा कुछ भी किया हुआ चीज़ भी परमानेंट ही होगा। तो उसका सॉन्ग भी परमानेंट है, उसका प्लेजर भी परमानेंट है, उसका हर चीज़ परमानेंट है, ठीक है। तो
सोल अगर आपका ताली बजाया, सोल अगर आपका गाना गया, और कैसे गाना गाएगा, वो जोरों से गाना गाएगा। कितना जोर से गाना गाएगा? फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। उसका जो मॉर्टल ड्रेस है ना, मॉर्टल ड्रेस यानी यहाँ बॉडी का बात किया जा रहा है, ह्यूमन बॉडी का बात किया जा रहा है, जो डेथ विच इज प्रोन टू डेथ, विच इज प्रोन टू डीके, विच इज प्रोन टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी, शरीर, तो इंसानी शरीर में जितना फटा हुआ रहेगा, जितना छेद रहेगा, जितना वो पुराना होगा, मतलब कि इंसानी शरीर में जितना भी कमियां खामियां होंगी, ओल्ड एज के साथ क्या क्या होता है कि इंसान का जो मतलब यूथफुल बॉडी को एक यहाँ परफेक्ट बॉडी के साथ तुलना किया गया है, जहाँ पे एवरीथिंग, द बॉडी इज वेरी स्ट्रांग, द बॉडी इज वेरी स्मूथ, द बॉडी इज वेरी ब्राइट, ओके, द बॉडी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, द बॉडी इज वेरी पावरफुल। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड एज आता है, ना आपका पावर रहता है, ना आपका स्ट्रेंथ रहता है, ना आपका ग्लेज रहता है, ना आपका ग्लैमर रहता है, ना आपका कुछ रहता है, एकदम बॉडी पूरा बेकार हो जाता है, ठीक है, दिखने में भी बेकार, काम में भी बेकार। तो मतलब क्या, उसमें धीरे धीरे कोट में अड़चने पड़ रहा है, फट फट जा रहा है, पुराना हो रहा, धागा निकल जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जितना ज़्यादा उसका धागा निकल रहा है, जितना ज़्यादा वो फट रहा है, जितना ज़्यादा वो वेयर एंड टीयर्स हो रहा, उतना ही ज़ोर से सोल लेकिन गाना गा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भले ही आपका बॉडी डिट्योरेट कर रहा हो, आपका फिजिकल या आपका डिस्ट्रक्टिबल जो पार्ट है वो भले ही खराब से खराब, बदतर से बदतर होते जा रहा हो, आपका सोल लेकिन खुश और खुश और भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अब जितना आपका बॉडी मतलब डिस्ट्रक्शन के करीब आएगा, जितना आपका बॉडी ओल्ड होगा, उतना जल्दी डेथ होगा, है कि नहीं? और जैसे ही डेथ होगा, सोल आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जब भी डेथ करते हैं तो उनका बॉडी पेरिश हो जाता है, उनका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाना मतलब क्या? सोल रिलीज हो गया। तो इसीलिए सोल खुश होता है कि जितना ज़्यादा बॉडी गंदा होता है, जितना ज़्यादा बॉडी दुर्बल होता है, सोल उतना ज़्यादा खुश होता है कि चलो अब मुझे रिलीज मिलेगा, अब मैं रिलीज होऊंगा। दैट्स द थिंग, okay, nor for acha, nor is there a singing school but studying monuments of its own magnificence, and therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium। समझते हैं, नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल। तो यहाँ पे ना है ना, कोई सिंगिंग स्कूल नहीं है, ठीक है। देखिए फिर से सॉन्ग आया, सॉन्ग बहुत बार रिपीट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, आप जस्ट रिलेट करते रहिए। नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल, तो यहाँ पे कोई सिंगिंग स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई आपको सिखाएगा नहीं, कोई आपको गाना नहीं सिखाएगा, आपका सोल को कैसे और ज़ोरों से गाना है, ठीक है, कैसे वो और आप अपना सोल को कैसे खुश ज़्यादा रख सकिएगा, कैसे उसको अच्छे से गाना सिखा सकिएगा, ये आपको कोई स्कूल नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है जो आपका सोल को सिखा देगा। तो कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे? बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिशेंस। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैग्निफिशेंस यानी बहुत ही ब्रिलियंस, एक्सेलेंस। और मॉन्यूमेंट्स में तो पहले ही बताया हो, कोई भी आपका सिंबॉलिक बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर जो कोई भी चीज़ को मेमोरी में बनाया जा रहा है। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिशेंस, यहाँ आर्ट वर्क का बात किया जा रहा है। अगर आप कोई बढ़िया आर्ट वर्क को स्टडी करते हैं, ठीक है, कोई आर्ट वर्क को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप अपना सोल को अच्छे से गाना सिखा सकते हैं, ताकि आपका सोल खुश हो जाए। अब ये भला क्या बात हुआ? आर्ट वर्क का साथ सोल का खुश होने का क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि एनी वर्क ऑफ आर्ट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। यहाँ पे एक तरीके से सोल और आर्ट वर्क में एक कंपैरिजन किया गया है। कैसा कंपैरिजन? देखिए, आर्ट वर्क कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, चाहे आप यहाँ पे कोई पोइट्री का बात कर लीजिए, या आप कोई म्यूज़िक का बात कर लीजिए, कोई सॉन्ग का बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई स्ट्रक्चर का बात कर लीजिए। उसमें क्या है ना कि एक बार अगर आप कोई चीज़ उसमें रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है ना, तो वो परमानेंट होके रह जाता है, ठीक है। जैसे मैं कि आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक पेंटिंग है, पेंटिंग में कोई पेंटर है, वो एक मिडिएवल एक चर्च का पिक्चर बना रहा है, ठीक है, और आज 2023 साल है, 2023 साल में बैठ के कोई पेंटर 1300 साल, 1200 साल, 1100 साल का एक पिक्चर बना रहा है, ठीक है ना। तो आप सोचिए, पिक्चर का ज़रिए कोई भी आदमी जो भी उस पिक्चर का देखेगा, उस वो संगे संगे ऐसा उसको लगेगा नहीं कि मैं खुद ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ आज से 1000 साल, आज से 2000 साल पहले। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये जो ब्यूटी है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ का जो ब्यूटी है, उसको आप टाइमलेस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं आर्ट वर्क का थ्रू, ठीक है।
ये तो मैं ये एक एग्जांपल दिया। उल्टा एग्जांपल अगर मैं दूँ, मान लीजिए 1200-1300 साल में ही किसी ने, अच्छा सबसे बढ़िया मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा का नाम तो आप सबको ही सुने होंगे, लियोनार्डो दा विंची बहुत फेमस पेंटर थे, रेनेसा पेंटर थे, उनका पेंटिंग किया हुआ है मोनालिसा। अब आज भी आप मोनालिसा को देखेंगे, कितना दिन पहले, पर 600-700 साल उससे भी ज़्यादा हो गया होगा कि मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची ने क्रिएट किया था। आज भी इतना साल बाद भी उसका ब्यूटी में एक भी दाग नहीं पड़ा है, आज भी वो उतना ही ब्यूटीफुल है, आज भी वो उतना ही इक्वली इम्प्रेस करता है, उतना भी इक्वली मिस्टिफाई करता है व्यूअर्स को, करता है ना। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। वो उसका जो पावर है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ह्यूमन का पावर टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ डीके होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, आर्ट का पावर लेकिन कभी भी टाइम के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो इक्वल रहता है। ये इसीलिए आर्ट वर्क को यहाँ पे इतना बड़ा माना गया है। इसीलिए ईट्स ने आर्ट वर्क को यहाँ पे एक आपका टीचिंग या इंस्ट्रक्टिंग मोड के हिसाब से उन्होंने तैयार किया है कि ठीक है, अगर सोल को खुश करना है ना, सोल को अगर एनरिच करना है, तो जाओ कोई आर्ट वर्क पे फोकस करो। आर्ट वर्क पे फोकस करके तो तुमको क्या लगेगा, तुमको पता चलेगा कि हाउ टाइम इज डिस्ट्रॉइंग अस। ओके, तब तुमको ये रियलाइजेशन होगा कि आर्ट वर्क ही क्या कर सकता है, आर्ट वर्क ही हम लोग को जो परमानेंस है या जो एक तरीके से डिविनिटी है उस पर सोच विचार करने के लिए हम लोग को मजबूर कर सकता है, नंबर वन। और आर्ट वर्क में आप जितना इन्वॉल्व होंगे, आप उतना रियलाइज करेंगे कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये सिर्फ एक मोह माया है, ये सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है। तो जैसे ही आप ये रियलाइज करेंगे, आप ये सेंशुअल म्यूजिक जो है ना, इसका चंगुल से बचने का कोशिश करेंगे और खुद को स्पिरिचुअली एलिवेट करने का कोशिश करेंगे। दैट इज वाई आर्ट वर्क का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटाइन। और इसीलिए यही वजह है, क्या वजह है, कि मुझे अपना सोल को है ना सिखाना है, मुझे भी अपना सोल को वो सॉन्ग सिखाना है जो सोल, मेरे बॉडी जितना वीक होगा, डीके होगा, सोल उतना बढ़िया से गाना गाए। तो मुझे सिखाना है, तो सिखाने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, मुझे तो कोई चाहिए ना, कोई आर्ट वर्क, एकदम बढ़िया सा कोई आर्ट वर्क चाहिए कि नहीं। तो उसी का खोज में मैं कहाँ आया हूँ, मैंने बहुत सारा समंदर पार किया और फिलहाल ही में आ गया कहाँ, द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। ठीक है, होली यानी सेक्रेड, बहुत ही पवित्र शहर बाइजेंटियम का, वहाँ मैं आ गया। अब मैं आपको याद है, मैंने आपको पोएम को शुरू में बताया था कि बाइजेंटियम का शहर में वो सचमुच में नहीं आ रहा, ये जस्ट एक सिंबल है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्यों मैं उस सिंबॉलिज्म का बात किया। देखिए, बाइजेंटियम एक सचमुच का एक हिस्टोरिकल सिटी है, ऐसा नहीं कि बाइजेंटियम आपका काल्पनिक शहर है। बाइजेंटियम सच में एक एंशियंट ग्रीस में एक सिटी था बाइजेंटियम। ठीक है, और वो रोमन एम्पायर का कैपिटल भी हुआ करता था। ठीक है, इसलिए उसका नाम भी बाद में चेंज हो गया, आपका कॉन्स्टेंटिनोपल नाम हो गया। क्यों? क्योंकि जो रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन थे ना, उन्होंने ये बाइजेंटियम शहर को रोमन एम्पायर का कैपिटल बना दिया था, इसीलिए बाइजेंटियम का नाम बाद में चेंज होकर कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया। और आज तो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम भी बहुत दिन पहले ही वो मिट गया है। आज हम लोग बाइजेंटियम, जो बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, आज हम लोग उसको जानते हैं इस्तांबुल के नाम से, टर्की का एक शहर है। ठीक है, इस्तांबुल। तो ये, तो बाइजेंटियम तो आज भी है, मतलब एक्चुअल बाइजेंटियम का रूप में तो नहीं है, इस्तांबुल का रूप में है। लेकिन अब ये आपको दो चीज़ यहाँ पे समझ में आता है कि जो बाइजेंटियम आज से मतलब हज़ारों साल पहले जिसका वजूद मिट गया, वो तो आज इस्तांबुल है। आज तो बाइजेंटियम का ही नहीं, आज तो इस्तांबुल है। तो वो बाइजेंटियम में कैसे कोई जा सकता है जो बाइजेंटियम का अस्तित्व है ही नहीं। इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये क्या है, ये एक मेटाफोरिकल जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सचमुच में एक फिजिकल डिस्टेंस ट्रैवल वाला जर्नी नहीं है। ठीक है, और बाइजेंटियम को ही क्यों उन्होंने चुना, ये भी बहुत बड़ा बात है कि जो वो तो आर्ट वर्क के लिए जा रहे थे ना, वो तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के जा रहे थे, तो कोई भी जगह जा सकते थे, वो चुन चुन के बाइजेंटियम को ही क्यों अपना सिंबल के तौर पे सिलेक्ट किया। इसका कारण है कि बाइजेंटियम सिर्फ रोमन एम्पायर का एक सेंटर नहीं है, सिर्फ वो एक एंशिएंट सिटी नहीं है, दैट इज अ वेरी वेल नोन एंड वेरी ट्रेडिशनल सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी एज वेल। ठीक है, यहाँ तक कि आपको ईस्टर्न, पहले जो रोमन एम्पायर पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था, तो उसका आपका दोनों भाग था, एक आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर था। तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था ना, उसको पूरा कंट्रोल करता था, उसका स्पिरिचुअलिटी को, उसका रिलीजियस फिलोसफी को पूरा कंट्रोल कौन करता था, कंट्रोल करता था बाइजेंटियम। क्योंकि बाइजेंटियम एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही फेमस रिलीजियस सेंटर भी माना जाता था, फिलोसॉफिकल सेंटर भी माना जाता था। ठीक है, इसीलिए
बाइजेंटाइन को मतलब बाइजेंटियम को यहाँ पे सिंबल का तरीके से चूज़ किया गया कि अगर स्पिरिचुअलिटी के तरफ मुझे जाना है, अगर फिलोसफी के तरफ मुझे जाना है, अगर मुझे मटेरियल वर्ल्ड छोड़ करके रियल हेवनली वर्ल्ड में जाना है, तो बाइजेंटियम से बेहतर कोई सिंबल तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए बाइजेंटियम को चूज़ किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा स्टैंजा में, जहाँ पे पोएट मतलब जो स्पीकर है वो ऑलरेडी बाइजेंटियम पहुंच चुके हैं। मतलब यहाँ पे वो पैर में चल के तो नहीं पहुंचे, वो मन ही मन में पहुंचे। यहाँ पे वो अपना कल्पना का यूज़ कर रहे हैं, अपना इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इमेजिनेशन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स उभर के हुए आता है। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन इज द मीन्स बाय विच द ओल्ड मैन इज एबल टू ट्रांसेंड हिज बॉडी एंड रीच टू बाइजेंटियम। कल्पना ही उनका एकमात्र एक अस्त्र है, कल्पना ही एकमात्र उनका एक ऐसा टूल है वो ओल्ड मैन का, जिसके जरिए वो अपना ये जो टैटर्ड कोट है ना, ये जो उनका वीक बॉडी है, उसको वो एक पल में, एक लम्हा में वो इस ह्यूमन लिमिटेशंस को, इस फिजिकल बॉन्डेज को तोड़ करके, ट्रांसेंड करके, ब्रेक आउट करके कहाँ पहुंच पा रहे हैं? माइंड का थ्रू, मेंटल ट्रैवल का थ्रू वो पहुंच पा रहे हैं डिविनिटी तक, इटर्निटी तक, द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी तक। ठीक है ना? इसीलिए ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ ए वॉल। अच्छा, अब सेजेस मतलब, सेजेस मतलब होता है आपका वाइज ओल्ड मैन। ठीक है ना? तो ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, यहाँ पे सेज मतलब सचमुच का, लेकिन कोई मतलब ओल्ड मैन नहीं, यहाँ पे मूर्ति का बात किया जा रहा है। ठीक है, इट इज द द स्टैचूज ऑफ सेजेस, ओके, द गोल्डन स्टैचूज ऑफ सेजेस। ये यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बाइजेंटियम का शहर था, जो प्राचीन बाइजेंटियम, वो अपना आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत फेमस था, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के लिए, या इन शॉर्ट में कहूँ तो आर्ट वर्क के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, खास करके मोजाइक का वर्क के लिए। ठीक है, मोजाइक क्या होता है? मोजाइक आपका एक ऐसा टेक्निक या ऐसा शैली होता है जहाँ पे आप बहुत छोटा 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 टुकड़ा या पीसेस को जोड़ जोड़ के आप कोई चीज़ को कोलाज तरीके से बनाते हो। ठीक है, उसको बोला जाता है मोजाइक। और खास करके गोल्ड मोजाइक भी बहुत, क्योंकि बाइजेंटियम में जैसे को पहले ही कहा कि रोमन एम्परर का कैपिटल था, तो उतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, उसका सबसे बड़ा कैपिटल, तो जाहिर सा बात है पैसा दौलत का तो कोई कमी होगा नहीं, तो इसीलिए वो काफ़ी फेमस था। वहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल और रिच, ठीक है, आर्ट वर्क वहाँ पे मतलब बनता था। तो ऐसे ही सेजेस का मतलब ऐसे गोल्ड मोजाइक करके क्या बनाया गया, एक वॉल है, दीवार है, वो वॉल में ही गोल्ड का मोजाइक करके ऐसे सेजेस का या एंशिएंट ओल्ड वाइज मैन का स्टैचू बनाया गया है। वहीं को, वो स्टैचू को ही, वो आर्ट वर्क को ही ये सचमुच में सेज बता रहे हैं। ठीक है, पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। अच्छा, ईश्वर के पवित्र आग में खड़े हुए ओ सेजेस, ओ प्राचीन बुद्धिमान व्यक्तियों, एज इन गोल्ड मोजाइक ऑफ ए वॉल। तो गॉड्स होली फायर क्यों बताया गया? देखिए, फायर हमेशा एक रीजेनरेटिव सिंबल के तौर पे काम करता है। फायर वर्क्स एज अ प्यूरिफाइंग एजेंट। ठीक है, फायर वर्क एज अ इटर्नल इटर्नल फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन। ओके, तो गॉड का जो क्रिएटिव फायर है ना, गॉड का जो क्रिएटिव इम्पल्स है, वहां से, ओ सेज, आप लोग वहां से पैदा हुए हो। तो यहाँ पे आर्ट वर्क को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है गॉडलीनेस के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी या डिविनिटी के साथ। व्हाई? बिकॉज डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी कैन लीड अस टू इमॉर्टलिटी एंड आर्ट वर्क इज इटसेल्फ लिंक्ड टू इमॉर्टलिटी। कोई भी आर्ट वर्क वो खुद इमॉर्टल है। क्यों है वो मैंने आपको थोड़ा पहले डिस्क्राइब किया कि कोई भी चीज़ उसमें रिकॉर्डेड रहता है। ठीक है, इक्वली वो आपको इंप्रेस कर सकता है, एजेस बाय एजेस, उसका इंप्रेसिंग पावर में, उसका आर्टिस्टिक फीचर में कोई मतलब बदलाव नहीं आता। ठीक है ना, इंस्पायरिंग क्षमता में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक वैसे ही डिविनिटी या स्पिरिचुअलिटी भी सदियों से है, और उसका भी इन्फ्लुएंसिंग पावर में, उसका भी इमोर्टलाइजिंग पावर में कोई कमी नहीं आता। इसीलिए ये जो आर्ट वर्क है ना, इसको डायरेक्टली डिवाइन बीइंग से तुलना कर दिया गया। और गोल्ड मोजाइक, यहाँ पे गोल्ड वर्ड को यूज करने का भी कारण है। देखिए, गोल्ड वर्ड बहुत बार आएगा भी, जैसे सॉन्ग एक बहुत सिंबल है, रिपीटेटिव सिंबल है, वैसे गोल्ड भी एक रिपीटेटिव सिंबल है। इसी पोएम आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो गोल्ड भी एक सिंबल ऑफ प्योरिटी है। ठीक है, गोल्ड इज अ सिंबल ऑफ ब्रिलियंस, गोल्ड इज अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, गोल्ड इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। तो ये सारा चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक आर्ट वर्क में प्योरिटी होता है, परफेक्शन होता है, ब्रिलियंस होता है, और सबसे बड़ा बात है ट्रांसेंडेंटल फीचर होता है। कोई भी आर्ट वर्क इमॉर्टल होता है और आपको इमॉर्टलिटी का टच दे सकता है। देखिए, जो चीज खुद इमॉर्टल है उसके पास आप जाइएगा तभी ना आपको इमॉर्टलिटी का स्वाद मिलेगा।
इट्स का सीधा सीधा लॉजिक है ये कि आप अगर मॉर्टल किसी आदमी के पास जाएंगे, वो क्या आपको इमॉर्टलिटी सिखाएगा? अगर इमॉर्टलिटी का टच आपको चाहिए, इमॉर्टलिटी कैसा होता है वो आपको अपना सोल को फील कराना है, तो इमॉर्टल चीज़ों के पास जाइए। और इमॉर्टल चीज़ क्या है? आर्ट वर्क इज इमॉर्टल थिंग। ओके, कम फ्रॉम द होली फायर, देखिए फिर से होली फायर का बात किया गया, कम फ्रॉम द होली फायर, burn in a gyre and be in the singing masters of my soul। तो ये एक तरीके से अपोस्ट्रफी, अपोस्ट्रफी क्या है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे कोई चीज़ को, कोई इंसान को, कोई व्यक्ति को आप बहुत मतलब बुलाते हैं, उसको संबोधित करते हैं। अब मज़ा का बात यह है कि यहाँ तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये तो बस स्टैचू है, ये तो बस एक आर्ट वर्क है, लेकिन फिर भी इसको पर्सोनिफाई किया गया है, इसको अपोस्ट्रफी किया जा रहा है, इसको संबोधित किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? कि आइए आप लोग होली फायर से उठ करके आइए। दैट मीन्स डिविनिटी से, दे आर रिसाइडिंग इन हेवन, द आर्ट वर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पैराडाइज, डायरेक्टली कनेक्टेड टू इमॉर्टलिटी। तो वही आप लोग का जो इमॉर्टलिटी का किंगडम है ना, वहां से उठ करके आइए मेरा यहाँ, मुझ तक आइए, मुझे भी कुछ इमॉर्टलिटी का स्वाद दीजिए। ठीक है। एंड बी पर्न इन अ जायर, पर्न का मतलब होता है आपका ऐसे राउंड मतलब सर्कुलर मैनर में मूव करना। ठीक है ना, सर्कुलर मैनर में मूव करना। ओके, इन अ जायर, जायर एक बहुत फेवरेट सिंबल है येट्स का। येट्स जायर को इतना पसंद करते हैं कि वो अपना बहुत सारा पोएम इसका मेंशन किया है। सबसे तो बड़ा पोएम है द सेकंड कमिंग। ठीक है, क्राइस्ट रेजरेक्शन लेके उनका लिखा हुआ एक पोएम है सेकंड कमिंग, वहाँ पे जायर का बहुत बड़ा सिंबल और बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो जायर येट्स का बहुत पसंदीदा सिंबल है। जायर भी एक आपका सर्कुलर, एक राउंड व्हील जैसा फीचर है। ठीक है, व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो घूमता है राउंड एंड राउंड, जायर। तो पर्न इन जायर, तो यहाँ जायर मतलब क्या? जरूर एक मतलब स्टैचू का नीचे ही, मतलब जो सेज का जो मॉडल बनाया गया है, जो आर्ट वर्क बनाया गया, उसी के नीचे जरूर एक सर्कुलर व्हील लाइक भी मॉडल बनाया गया है। तो उसी को लिहाजे से बताया जा रहा है कि जैसे आप लोग वो जायर में, वो आर्टिस्टिक जायर में जैसे आप सर्कुलर वे में बैठे हुए हैं, तो उतरिए उस सर्कुलर जायर से, उतरिए। सर्कुलर यानी द रेम ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन के हालत में अभी आप लोग हैं, इमॉर्टलिटी का हालत में आप लोग हैं। अब वहाँ से अब उतरिए, उतर के मेरे पास आइए। मैं एक मॉर्टल आदमी हूँ, मैं एक इम्परफेक्ट आदमी हूँ। तो आप लोगों का परफेक्शन का दुनिया से, इमॉर्टलिटी का दुनिया से, पैराडाइज का दुनिया से आइए, नॉर्मल दुनिया में आइए, मुझे भी कुछ सिखाइए। कंज्यूम माई हार्ट अवे, और आकर के मेरा जो दिल है ना, उसको पूरा ओवरवेल्म कर लीजिए, उसको पूरा ओवरटेक कर लीजिए। कंज्यूम यानी यहाँ टोटल विक्ट्री, टोटली ओन, पूरा दखल कर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा दिल जो है ना, मेरे दिल में अभी भी इम्प्योरिटीज है। हालांकि मैं डेथ का करीब आ गया हूँ, मेरा सोल अब रिलीज होने का करीब आ गया है, लेकिन अभी भी मेरा दिल पूरा प्योर नहीं हो सका, अभी भी उसमें इम्प्योरिटीज है, अभी भी उसमें मेटेरियलिस्टिक डिजायर भरा हुआ है। तो एकमात्र आप ही अपना इमॉर्टलिटी का टच दे करके मेरा हार्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं, मेरा हार्ट को क्लेंज कर सकते हैं, पर्ज कर सकते हैं। तो करिए प्लीज। सिक विथ डिजायर एंड फैसन टू अ डाइंग एनिमल, मेरा हर्ट क्या है ना, सिक विथ डिजायर है, अभी भी इसके अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर है, अभी भी इसमें वर्ल्डली डिजायर है, और ये सिक है। ठीक है, मेरा सोल अच्छा नहीं है, मेरा सोल स्वस्थ नहीं है, मेरा सोल हैप्पी नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा सोल को हैप्पी करना, उसको हैप्पी सॉन्ग सिखाना। वो कौन सिखा सकता है? वो बस आप सिखा सकते हैं। आइए, ये आर्ट वर्क का जो इंस्पिरेशन है ना, एक तरीके से जैसे पोएट कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट वर्क से जो इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन लेने। ठीक है, फैशन टू, फैशन मतलब बंधा हुआ। डाइंग एनिमल, डाइंग एनिमल यहाँ मतलब उनका खुद का ही डाइंग बॉडी को बताया गया है कि जो द ओल्ड बॉडी, द डाइंग बॉडी, दैट इज कंपेयर्ड विद अ डाइंग एनिमल। एनिमल शब्द का यूज क्यों किया गया? एनिमल शब्द का यूज इसीलिए किया गया कि जैसे एनिमल भी, जैसे मैंने फर्स्ट स्टैंजा में बताया था कि बर्ड, एनिमल, ये लोग तो अपना डेथ या मोर्टालिटी के बारे में लोगों को कुछ पता है ही नहीं, इसीलिए ये लोग का पूरा जिंदगी ही खाना पीना, रिप्रोडक्शन करना और यही सब चीज़, मतलब सेंसुअल चीज़ों में ही आबद्ध रहता है। तो इंसान होके भी, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो बूढ़ा आदमी भी हूँ, मैं तो कुछ दिन बाद मरने वाला हूँ, फिर भी मेरा दिल क्या है, अभी भी पूरा पर्ज नहीं हो चुका है, अभी भी मेरे दिल में डिज़ायर भरा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक, ये जो मेरा जो शरीर है ना, जो जानवर जैसा सेंजुअल प्लेजर में लिप्त होने वाला जो शरीर है, मरने का कगार में है फिर भी प्लेजर में लिप्त होने वाला शरीर है, उससे बंधा हुआ है मेरा सोल। तो आइए इस बंधन को तोड़िए और लेकर के जाइए। इट नोज नॉट वट इट इज, इट यानी दिल का बात किया जा रहा है, सोल का बात किया जा रहा है।
इसको पता नहीं है, मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे सोल को पता नहीं है कि ये असल में क्या है, कौन इमॉर्टैलिटी से ये बिलोंग करता है, कौन डिविनिटी का खुद ये एक हिस्सा है, इसको खुद ही नहीं पता, क्योंकि इसको तो ब्लॉक करके रखा गया है, इसको तो केज करके रखा गया है एक शरीर से। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, और आइए मुझे गैदर कीजिए, गैदर मतलब कलेक्ट करना, मुझे कलेक्ट कीजिए, मुझे आइए, मुझे ले जाइए कहाँ पे, इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी यानी इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी के वर्ल्ड में ले जाइए, इमॉर्टैलिटी का आर्ट वर्क में ले जाइए, ऐसा एक आर्ट वर्क जो कि इमॉर्टैलिटी से कनेक्टेड हो। यानी क्या, वो खुद मतलब जो स्टैचू से वो ओल्ड मैन बात कर रहे हैं वही तो खुद एक आर्ट वर्क ऑफ इमॉर्टैलिटी है कि नहीं। तो वहीं को मतलब ओल्ड मैन बता रहा है कि आइए मुझे लेके जाइए वहीं इमॉर्टैलिटी के वर्ल्ड में, जो इमॉर्टैलिटी आपसे मुझे मिल रहा है, जो इमॉर्टैलिटी का इंस्पिरेशन आप देते हैं, जो टाइमलेस इंस्पिरेशन आप देते हैं, वहीं टाइमलेस वर्ल्ड में मुझे लेके चलिए, डेथलेस वर्ल्ड में मुझे लेके चलिए। ओके, अब देखिए, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी ऑफ नेचुरल थिंग। अब ओल्ड मैन बोल रहा है कि एक बार बस में मृत्यु होने का देरी है, एक बार अगर मैं इस मतलब नेचर, द वर्ल्ड ऑफ नेचर से निकल सकूँ, द मटेरियल, द डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड से निकल सकूँ ना, मतलब मेरा मौत हो जाए, फिर मुझे इस शारीरिक फिजिकल बॉडी से मुक्ति मिल जाए, मैं दोबारा कभी नहीं एक फिजिकल फॉर्म लूंगा। आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। ठीक है, इंसान तो मैं बनूंगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे री इनकारनेशन का एक कंसेप्ट आता है कि किसी का डेथ के बाद उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ री इनकारनेशन। ठीक है, तो वहीं री इनकारनेशन को टच कर रही ईट्स बता रहे हैं कि ओल्ड मैन क्या है, वो कोई इंसान का फॉर्म में तो दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहते, कोई नेचुरल फॉर्म में भी जन्म नहीं लेना चाहते, मतलब ना तो उनको बर्ड होना है, ना तो उनको कोई एनिमल होना है, ना तो कोई क्रिएचर होना है, मतलब लाइफ वाला कोई चीज़ उनको होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही वो कोई लाइफ फॉर्म में आएंगे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, जैसे ही वो लाइफ फॉर्म में आएंगे फिर से वो इस वर्ल्डली प्लेजर का मेज में कैद हो जाएंगे, फिर से वो इस मटीरियलिस्टिक डिजायर का जाल में, बंधन में बंध जाएंगे। उनको नहीं बंधना है, तो वो क्या होंगे? तो इसका मतलब क्या, कभी वो रीइंकारनेट नहीं हुआ? नहीं, उनको रीइंकारनेट होने का इच्छा है, लेकिन किस में, आइए देखते हैं। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ्स मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनामलिंग। ठीक है, ऐसा एक फॉर्म में, ऐसा एक स्ट्रक्चर में मुझको वापस रीइंकारनेट होना है। कैसा फॉर्म? जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ग्रीशियन गोल्डस्मिथ। ये फिर से एंशिएंट ग्रीस की तरफ वो रुख कर रहे हैं कि एंशिएंट ग्रीस में, एंशिएंट बाइजेंटियम में जो बहुत क्राफ्ट्समैन थे, जो बहुत एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन थे, जो बहुत ये सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए हैं, आर्ट वर्क बनाए हैं, ठीक है, जो आर्ट वर्क का पास आके ही ओल्ड मैन मतलब इंस्पिरेशन ले रहे थे, तो ठीक वैसा ही एक आर्ट वर्क उनको बनना है, जहाँ पे ग्रीशियन का जो गोल्ड स्मिथ लोग हैं, मतलब जो सुनार है, सुनार अपने सोने का गोल्ड प्लेट लगा करके जो मोजाइक का काम करते हैं, जो गोल्डन स्टैचू बनाते हैं ना, तो एक वैसा ही स्ट्रक्चर मुझे भी बनना है, मुझे भी एक आर्ट वर्क बनना है, तभी तो मैं इमॉर्टैलिटी में रहूंगा। अगर मैं फिर से कोई लिविंग बीइंग बन गया तो कैसे मैं इमॉर्टल होऊंगा? फिर तो मैं बंध जाऊंगा। आर्ट वर्क बनूंगा तभी मैं इमॉर्टल रहूंगा। तो मुझे आर्ट वर्क बनना है। कैसा आर्ट वर्क बनना है? ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनामली। देखिए फिर से गोल्ड का, दोनों बार गोल्ड का जिक्र है। गोल्ड यानी किसका सिंबल याद है? प्योरिटी, ब्रिलियंस, ठीक है, परफेक्शन, ये सब चीज का सिंबल है गोल्ड। तो हैमर्ड गोल्ड मतलब गोल्ड को हैमर करके, गोल्ड को एकदम हथौड़ी से पीट पीट के उसको मतलब डक्टाइल किया जाता है, फ्लेक्सिबल किया जाता है, जिससे उसको कोई भी शेप दिया जाए। एंड गोल्ड एनामलिंग, एनामलिंग मतलब क्या है? मतलब कोई भी मेटल के ऊपर आप एक लेयर, ठीक है, एक ग्लास का लेयर, एक कलरफुल लेयर डालते हो, जिससे उसको आप बहुत डेकोरेट कर सको, उसी को एनामलिंग बोला जाता है। तो गोल्ड को ही आप पीट करके, गोल्ड को ही आप हैमर करके एक गोल्ड का लेयर बनाओ, फिर कोई चीज़ को, कोई मेटल के ऊपर आप गोल्ड का डिज़ाइन करो एनामल जैसा, ठीक है, तो वैसा खूबसूरत, मतलब हर जगह सिर्फ गोल्ड है, गोल्ड। तो मेरा जो सब्सटेंस रहेगा ना वो भी गोल्ड रहेगा, मतलब मैं प्योर सब्सटेंस से घिरा हुआ रहूँगा। मैं कोई डाइंग एनिमल जैसा पचनशील, मरणशील शरीर से घिरा हुआ नहीं रहूँगा। ऐसा शरीर जो मुझे इमॉर्टलिटी से दूर लेके जाए, प्योरिटी से दूर लेके जाए। मैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर में मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, जो स्ट्रक्चर प्योरिटी को रिजेंबल करता हो, जो स्ट्रक्चर खुद परफेक्शन को रिजेंबल करता हो, और ऐसा स्ट्रक्चर कौन है, ऐसा एलिमेंट कौन है? गोल्ड।
टू कीप अ ड्राउजी एम्पेरर अवेक, और ऐसा मैं स्ट्रक्चर बनूंगा जो एक ड्राउजी यानी नींद आता हुआ, ठीक है, एम्पेरर को, ठीक है, जगा के रखने का क्षमता रखे। तो उसका पावर इतना है, कोई ऐसा ये समझने का गलती ना करो कि मैं लिविंग भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टैचू हूँ तो इसलिए मेरा कोई इंस्पायरिंग पावर नहीं है, मेरा कोई इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं है। मेरा इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि एक एम्पेरर जैसा मतलब बड़ा और क्षमताधर व्यक्ति का भी नींद में पलक में तोड़ सकूँ, इतना मेरा इंस्पायरिंग क्षमता है। बिकॉज आई एम एन आर्ट वर्क, ठीक है, एक आर्ट वर्क के पास अनएंडिंग क्षमता होता है इंस्पायर करने का, इन्फ्लुएंस करने का, अपना ब्यूटी से, अपना सिंबॉलिज्म से मोहित करने का, ठीक है। और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, या फिर मैं एक काम करूंगा, मैं गोल्डन ट्री का ब्रांच में, बो यानी ब्रांच ऑफ ट्री, तो मैं गोल्डन ट्री का ब्रांच में बैठ जाऊंगा गाना गाने के लिए। मतलब यहाँ गोल्डन बर्ड में बनूंगा। गोल्डन बर्ड मतलब क्या सचमुच का गोल्डन बर्ड नहीं जी, यहाँ पे गोल्डन बर्ड का स्टैचू, गोल्डन बर्ड का आर्ट वर्क। देखिए ये जो यहाँ फिर से बर्ड इमेजरी आया, याद है एकदम पहले बर्ड इमेजरी आया था जो सचमुच का पंछी को समझा रहा था। उस पंछी को क्या बताया गया, जो ट्रीज में जो बर्ड सिंगिंग कर रहे थे उसको बताया गया डाइंग जनरेशन। लेकिन यहाँ का जो गोल्डन बर्ड है, इसको ये किस चीज से रिलेट कर रहे हैं, इसको वो इमोर्टैलिटी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको वो पैराडाइज से रिलेट कर रहे हैं। तो मैं उस गोल्डन बर्ड जैसा बनूंगा कि ताकि मैं एक आर्ट वर्क बन सकूं, मैं इमोर्टैलिटी से कनेक्टेड रह सकूं, और क्या कर सकूं, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम। और किसको मैं अपना गाना सुनाऊंगा, बाइजेंटियम के जितने भी लॉर्ड्स होंगे, जितने भी लेडीज होंगे, लॉर्ड्स एंड लेडीज यानी जितना भी एरिस्टोक्रेटिक ऑफ मेन एंड वुमेन होते हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल रॉयल मेन एंड वुमेन होते हैं, उनको मैं अपना गाना सुनाऊंगा। अब आप ज़रा सा एक बात बताइए, जब बाइजेंटियम का खुद का ही अस्तित्व नहीं है तो बाइजेंटियम का लॉर्ड्स या लेडीज़ का भी कोई अस्तित्व है, तो ये किसको गाना सुनाएगा। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये भी एक सिंबल है। मतलब मैं उस व्यक्ति को गाना सुनाऊंगा जो मेरा गाना सुनने का आग्रह रखता हो, जो बाइजेंटियम से पार होगा, उसी को मैं अपना गाना सुनाऊंगा। मतलब कि बाइजेंटियम यहाँ किस चीज़ का रेफरेंस है, कि इमोर्टैलिटी का तरफ जो जर्नी है उसका रेफरेंस है, जो स्पिरिचुअलिटी है उसका रेफरेंस है यहाँ पे। तो जो व्यक्ति सेंसुअल म्यूजिक में लिप्त होके रहेगा, ठीक है, वर्ल्डली डिस्ट्रक्शन में लिप्त होके रहेगा, उसको मैं अपना गाना नहीं सुनाऊंगा, या मेरा गाना उसका कान तक नहीं पहुंचेगा। जो व्यक्ति अपना दिमाग खुला रखेगा, जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी का लिए अपना दिल में जगह रखेगा, जो व्यक्ति डेथ, डिस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ के बारे अवेयर होगा, और जिसका भी मन में इच्छा होगा कि मैं बाइजेंटियम जाऊँ, मैं इमोर्टैलिटी का थोड़ा मतलब स्वाद लूँ, उसको मैं अपना गाना सुनाऊंगा, ठीक है। ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट इज पास्ट, पास्ट मतलब जो ऑलरेडी गुजर गया है, और पासिंग यानी जो अभी गुजर रहा है यानी प्रेजेंट, और टू कम या फिर जो आने वाला है यानी फ्यूचर। यहाँ पे एक ही लाइन में तीनों टेंस को एक साथ ला दिया गया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी इटर्निटी, ठीक है। मतलब मैं अगर गोल्डन बर्ड बन गया तो मैं पहले क्या क्या हुआ है, पास्ट में क्या क्या हुआ है वो भी, उसका भी गाना सुनाऊंगा, अभी क्या क्या हो रहा है उसका भी गाना सुनाऊंगा, और आने वाला दिनों में क्या क्या होने वाला है उसका भी गाना सुनाता रहूंगा। वाई, बिकॉज आई एम एन आर्ट वर्क, और एक आर्ट वर्क का कोई मृत्यु नहीं होता है। आर्ट वर्क जब से बना है तब से वो आज तक का भी कहानी सुनाएगा, जब एट द मोमेंट व्हेन व्यूअर्स आर वाचिंग द आर्ट वर्क, उस मोमेंट का भी वो कहानी बयां करेगा, और आगे जनरेशंस ऑफ जनरेशंस जो व्यूअर आने वाले हैं, मतलब अगले 100, 500, 1000, 2000 सालों में, उनको भी मैं अपना कहानी सुनाऊंगा। तो हियर द गोल्डन बर्ड बिकम्स एन सिंबल ऑफ इटर्निटी, अ सिंबल ऑफ डिवाइन बीइंग इटसेल्फ, ठीक है। तो मुझे वही गोल्डन बर्ड बनना है। अगर मैं बनूंगा तो गोल्डन बर्ड बनूंगा, अगर मैं बनूंगा तो कोई गोल्डन आर्ट वर्क बनूंगा जो इमोर्टैलिटी से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आशा करता है आपको पोएम अच्छा लगा होगा। अगर पोएम समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसा ही और भी बहुत सारा पोएम हम लोग लाने वाले हैं, तो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोज आर कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।